नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज बेंस। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपकी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कुछ दिनों में आने वाली है और आप उसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं और उसी तैयारी में आपको थोड़ा सा सपोर्ट हम कर रहे हैं। किस तरीके से? एक बहुत ही यूनिक अप्रोच हमने अपनाई है जहां हम पढ़ाते भी हैं, आपको होमवर्क भी देते हैं और फिर सिर्फ होमवर्क देके छोड़ नहीं देते हैं, होमवर्क का समाधान भी बताते हैं। तो ये है हमारा डीपीक्यू शीट 7 का सॉल्यूशन वीडियो, जहां पे आप देखेंगे डीपीक्यू क्रमांक 7 के सारे सवालों के जवाब। आपको खाली क्या करना है, हमारे साथ बैठना है और बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बस। चलिए, समय को हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वैसे टाइम बहुत कम है, एग्जाम की डेट नजदीक आती जा रही है। समय कम होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और बहुत कम टाइम है, तो हमें ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कम समय वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए, शीट क्रमांक 7 का समाधान है ये। यदि आपने ये शीट सॉल्व नहीं की है या इसकी मुंह दिखाई भी नहीं की है तो इसी सेशन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसी में शीट का लिंक है। शीट को डाउनलोड कीजिए, पहले एक बार खुद बैठिए आधा घंटा और सारी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास कीजिए। यदि उसके बाद कोई सवाल छूट जाता है, जिसकी उम्मीद कम है क्योंकि आप सब बहुत ही ब्रिलियंट और स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, तो यदि फिर भी कोई उम्मीद रह जाती है तो इस सेशन को देखिए, आपके सारे सवालों के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए, हम शुरू करेंगे हमारा सिलसिला। आप चाहे तो मुझे यहाँ पे पॉज करके पहले एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं। यदि आपने ट्राई कर ली है तो यहां से आगे बढ़िए हमारे साथ। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, 729 ml ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर है, 729 ml का क्वांटिटी है उसका, उसमें दूध और पानी को मिलाया गया है। किस रेशियो में? 7:2 के रेशियो में। इसका मतलब क्या होगा कि सर उसमें 7 हिस्से दूध है और 2 हिस्से है पानी। ठीक है, तो 729 हमने लिख दिया। पहले स्टेटमेंट को अगर हम तोड़ें कि मतलब मैथमेटिकली क्या मीनिंग है उसका, तो यहां पे हो जाएगा 7 हिस्से, तो ये हो जाएगा मिल्क और इधर हो जाएगा वाटर। क्या हिस्सेदारी है? 7:2। 7 और 2 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 9। तो मिल्क की हिस्सेदारी सर 729 इंटू 7/9। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये अपॉन 9 क्यों आता है, क्योंकि प्रभु ये 729 पूरा मिक्सचर है दोनों को मिलाने के बाद। तो भाई दोनों को मिलाने के बाद अगर आपको निकालना है कि दोनों का कितना था अलग अलग हिस्सा, तो पहले दोनों को मिलाओ तो सही। तो ये 9 दोनों के मिलने की निशानी है। 7 और 2 कितना? 9। चलिए, 9 और 729 में कुछ पुराने संबंध है। 9 729 का क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है, सॉरी। तो यहां पे 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो 567 क्या है उसमें? मिल्क है। और वाटर कितना होगा सर? वाटर होगा 729 इंटू 2/9। तो ये 9 और यहां पे हो जाएगा 81, 2 1 जा 2 और 8 दूनी 16, 162। ठीक है, यहां पे 162 मिल्क और 162 पानी और 569 क्या हो जाएगा आपका? वाटर, मिल्क हो जाएगा। एक बार ऐड करके चेक कर लो। 7 और 2 9, 6 और 6 12 और 5 और 1 6 क्या हो जाएगा? 7। बिल्कुल ठीक है, मतलब हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है। करेक्ट रेशियो कैलकुलेट किए हैं, सॉरी। अब यहां पे देखिए, हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड टू गेट द मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3। ध्यान देना, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है आपसे कि भैया अब इसमें दूध आप नहीं ऐड करेंगे, दूध का जो संख्या है वो फिक्स ही रहेगी, दूध 567 ही रहेगा, परंतु आपको ऐड करना है पानी। और कितना पानी ऐड करना है कि रेशियो जो पहले 7:2 था अब कितना हो जाए? 7:3 हो जाए। तो आपका न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो है आपका 7:3। और क्वांटिटी क्या है नई वाली? सर दूध की तो फिक्स ही रहेगी, कितनी? 567 रहेगी। ठीक है, और पानी की? सर पानी की अभी पता लगानी है। ठीक है, अच्छा क्या आप बता सकते हो ये 567 रेशियो के हिसाब से कितना हो जाएगा? सर अगर दोनों को मिलाने के बाद टोटल को मान लेंगे हम x, दोनों को मिलाने के बाद यदि टोटल को हम x मान लेंगे तो ये टोटल का कुछ हिस्सा है कि नहीं? कितना हिस्सा है, क्या आप वो मुझे बता सकते हैं? हां सर, ये टोटल का 7 अपॉन टोटल मतलब 10th हिस्सा है। कितना हिस्सा है?
7/10। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x इंटू 7/10 करने पर हमें 567 मिलेगा? क्या मेरा ये कहना सही होगा? मैंने क्या बोला आपसे कि भाई जितना x था उसका 7/10 करने पे 567 मिलेगा। और ये मुझे कहां से मिल रहा है भाई? सवाल में दिया है कि आपने रेशियो 7:3 कर दिया। मतलब आपने क्या किया? मतलब आपने पानी बढ़ा दिया है। दूध तो आपने उतना ही मिलाया, दूध तो उतना ही रखा है, तभी तो रेशियो 7:3 हो गया। अगर दूध ऐड करते तो रेशियो में दूध में भी चेंज आता, पर दूध तो उतना ही है 7। बाकी चेंज किस में आ रहा है? चेंज आ रहा है बेसिकली वाटर में ज्यादा चेंज आ रहा है, दूध में कोई चेंज नहीं आ रहा है सच। ठीक है, और देखो सवाल में भी दिया हाउ मच मोर वाटर उनको ऐड करना है, दूध ऐड नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो चलिए, दूध उतना ही था। अब आप रेशियो में देखें तो ये कितना हिस्सा है टोटल का? सर 7/10वां हिस्सा। तो यहां से हम x निकाल सकते हैं कि 567 इंटू 10/7। तो कितना हो जाएगा सर? इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बन जा, ये हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा 7, कैंसिल करोगे 7 8 जा 56, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 810 कितना हो गया टोटल? 810 हो गया टोटल, जिसमें से 567 क्या है? वो तो मिल्क है, तो बचा हुआ क्या होगा? वाटर होगा। तो 567 आप माइनस करेंगे, यहां पे आ जाएगा 8 की जगह 7, यहां पे 11 की जगह 10 और यहां पे 10। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2। तो कितना हुआ? 243। पहले कितना था मिल्क? 162 था, अब कितना हो गया? 243। कितना आपने एक्स्ट्रा ऐड करवाया? सर 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से, जहां पे 14 में से 6 गया तो 8। तो कितना? 81 एक्स्ट्रा यहां पे आपने मिल्क ऐड करवाया है। तो क्या हमारा जवाब होगा ऑप्शन डी? क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन तो मैच नहीं खा रहे हैं जो कि हमारी वैल्यू है उससे। कितना बोल रहे हैं देखो? 600 ml, 710, 520। हमारा आंसर कितना आ रहा है? केवल 81 ml। एक बार चेक कर लेते हैं कंप्यूटर जी के साथ। कंप्यूटर जी का आंसर भी आ रहा है ऑप्शन डी, मतलब उनके हिसाब से भी इतना तो नहीं होगा जितना ये 4 ऑप्शन दिए। और बेसिकली हमने कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई 81 ml एक्स्ट्रा ऐड करोगे तब आपका रेशियो 7:2 से 7:3 हो जाएगा। और क्या ऐड कर रहे हो? पानी। दूध तो बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। और वही हमारा सबसे बड़ा सवाल सॉल्व करने के लिए लिंक था कि भाई दूध में कोई भी चेंज नहीं है, दूध उतना ही है। उसी की मदद से हमने लगभग पूरा सवाल सॉल्व किया। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को एकदम स्वच्छ सुंदर साफ किस तरीके से, एक बटन दबाकर, और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 2, द सैलरीज ऑफ ए बी सी टुगेदर अमाउंट टू ₹333। 3 लोग हैं, कौन कौन? ए बी और सी। तीनों की सैलरी को जोड़ के कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। ठीक है, इफ दे स्पेंट 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर सैलरीज, यदि उन्होंने अपनी सैलरी का, अपनी कमाई का 80, 85 और 75% खर्च कर दिया है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर सैलरी में से 85% खर्च हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? मान लो 80% हुआ है, तो सेविंग्स कितनी होंगी? क्या कोई मुझे बता सकता है? सर अगर 80% खर्च हो गया तो बचा हुआ 20% ही तो सेविंग्स है, उसको तो हम कह ही रहे हैं बचा हुआ। और सेविंग्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? बचत। तो भाई जो बचेगा वो कितना है? 20%। तो इनके लिए 20% सेविंग्स, इधर इनके लिए 15% और लास्ट वाले भाई साहब के लिए 25% सेविंग्स। ठीक है, चलिए क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने क्या बोला? जी सर, कि सैलरी में से यदि 80% खर्च हो रहा है तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 20%। और वो 20% क्या होगा? आपकी सेविंग्स होंगी। अब यहां पे देखो, इफ द सेविंग्स आर इन रेशियो ऑफ 7:6:9, आपको सेविंग्स का रेशियो दिया है। तो ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा कि सेविंग्स कैसे निकालते हैं, कितना परसेंटेज होगा, ये हमने कैसे निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि यहां पे उनका रेलेवेंस है। ठीक है, तो सवाल सॉल्व करने में ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण लिंक है। देन देयर रिस्पेक्टिव सैलरीज आर। चलो, अगर रेशियो दिया है तो भाई हम सेविंग्स को कैसे लिखेंगे? तो सर ए बी सी का जो मामला है वो कुछ यूं है कि इनकी सेविंग्स होंगी 7x, इनकी होंगी 6x और इनकी होंगी 9x। ये क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि किसकी सेविंग्स कितनी है। अब ये 7 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए है, या 14 रुपए, 12 रुपए, 18 रुपए है,
या 21 रुपए, 18 रुपए और कुछ और वैल्यू है, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए ये वेरिएबल जो x है ये हमें स्कोप देता है कि हम आसानी से जो भी वैल्यू है उसको निकाल पाए। चलिए, अच्छा एक तो ये हो गया पैरामीटर काय का, रेशियो का, किसके बारे में, सेविंग्स के बारे में। एक और जो पैरामीटर है हमारे पास वो ये है कि भाई सेविंग्स इनकी 20% सैलरी है, इनकी 15% सैलरी है और इनकी 25% सैलरी है। ठीक है, इसको अगर आप गणित के हिसाब से लिखें तो ये है 20/100 इंटू ए, मतलब ए की सैलरी का 20% किसके बराबर हो जाएगा, 7x के बराबर। ये क्यों भाई, दोनों ही सेविंग्स की बात कर रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है, ये भी सेविंग्स ये भी सेविंग्स, बराबर तो हो सकते हैं। चलिए, तो 20/100 कैंसिल करने पे कितना हो जाएगा, 1/5, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7×5 35x, मतलब अगर ए की सेविंग्स है 7x तो उनकी सैलरी कितनी होगी 35x। चलिए, ए की सैलरी आ गई 35x। अब हम बी की बात देख लेते हैं, क्या बोल रहा है हमें बी। तो भाई बी की 15% सैलरी कितनी है, 6x के बराबर है। सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और यहां पे 5 2 10 20, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 6x इंटू 20/3, तो यहां पे आपने कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 2x, तो बी की सैलरी हो जाएगी 40x। कितनी, बी की सैलरी हो गई 40x, अगर सेविंग्स आपकी कितनी है 6x है तो। चलिए, अब बात करते हैं आखिरी वाले उम्मीदवार की, सी की। उनकी 25% जो सैलरी है वो क्या है, सेविंग्स के मामले में कितना है, उसका वैल्यू 9x है। भाई ये भी सेविंग्स का वैल्यू, ये भी सेविंग्स का वैल्यू, दोनों आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, चलिए, ये 1/4, तो सी आ जाएगा कितना, 9 4 36x। अब आपके पास ए बी सी की जो सैलरीज हैं वो एक इक्वेशन फॉर्म में आ चुकी हैं। वो कैसे सर, तीनों की सैलरीज का हमें कुछ रेशियो दिया है, ठीक है, हमें कुछ वैल्यूज दी है और तीनों को जोड़ने पे कितना होगा, क्योंकि भाई देखो क्या लिखा है, टुगेदर, तो तीनों को जोड़ने पे कितना है 333। क्या इसकी मदद से हम पूरी इंफॉर्मेशन सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि भाई ए की सैलरी दैट इज 35x प्लस बी की सैलरी प्लस सी की सैलरी जो कि हमने सेविंग्स की मदद से निकाली है, उसको जोड़ने पे कितना आएगा, उसको जोड़ने पे आएगा सर 4 और यहां पे 101 नहीं, 4 और 3 7 और 3 10 11 111x, और ये तीनों की सैलरी मिला के मॉनेटरी वैल्यू पैसों के मामले में कितनी है 333। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 333 डिवाइड बाय 111, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। क्या आपको ये समझ में आया। यदि x की वैल्यू 3 है तो क्या हम अपनी सैलरी निकाल सकते हैं तीनों की अलग अलग। हाँ सर, से तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 35 इंटू 3 करोगे तो आएगा 105, 35 इंटू 4 करोगे आएगा, सॉरी 3 इंटू 4 करोगे आएगा 120, और 36 इंटू कितना करोगे 3 करोगे 6 3 18, 3 1 3 3 3 9 और एक कैरी 10, तो 108। मतलब हमारे हिसाब से ऑप्शन बी सही है। सवाल सॉल्व करने की क्या तकनीक थी, सवाल सॉल्व करने की तकनीक ये थी कि यहां पे दो इंफॉर्मेशन दिए थे, एक एक्सपेंडिचर के बारे में, दूसरा सेविंग्स का रेशियो। तो पहले हमने एक्सपेंडिचर या खर्चे से निकाला कि सेविंग्स कितनी होगी इन परसेंटेज, उसके बाद जो हमें सेविंग्स की जानकारी दी थी उससे उसको इक्वेट करके अपने प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किया। उस प्रश्न को सॉल्व करते वक्त हमें ए बी सी की जो हमारी सैलरीज हैं उनके बीच में कुछ कनेक्शन मिल गया, एक कॉमन वेरिएबल मिल गया, उनके बीच की इक्वेशन मिल गई, तो हमने अपने सवाल को सॉल्व कर दिया। एक बार कंप्यूटर जी से कंफर्म कर लेते हैं उनका जवाब कितना आ रहा है, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन बी, मतलब हमने और उन्होंने सवाल को सही तरीके से अप्रोच किया है और आपने भी किया होगा ऐसी मेरी आशा है। चलिए, स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। यहां पे अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन बोरोस 1200 रुपए एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है सर 1200। चलिए बहुत बढ़िया, तो पी की वैल्यू हो गई 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है सर 5%। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के बाद
यदि वो 400 रुपए वापस कर रहा है, मतलब 1 साल पूरा होने पर 1 ईयर के बाद वो 400 रुपए वापस करेगा, ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद भी वो 400 रुपए वापस करेगा। तो आपको बताना है कि अगर उसे तीसरे साल के अंत में फाइनली पे करना है कि भाई जितना भी है, भले ही 400 से ज्यादा हो, 550 हो, 500 हो, आप लेके खत्म करो, अगर उसे वो करना है तो बताओ तीसरे साल में कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि भाई पहले साल के अंत में क्या होगा हमारा पूरा कैलकुलेशन। तो भाई पहले साल के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, पर अगर एक ही साल की बात है तो भैया फिर तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट बराबर ही होते हैं। तो 1200 का 5% कितना होगा, 60 होगा। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर, अब हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो भाई प्रिंसिपल होगा 1200, ठीक है, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 60 रुपए, क्योंकि भाई 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, 5% आपको निकालना है, तो 60 रुपए आपका इंटरेस्ट। तो पहले साल के बाद यहां पे हम लिख देते हैं फर्स्ट ईयर, यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो पहले साल के बाद कितना हो गया 1200, 60 रुपए हो गया। इसमें से कितने आपने पे कर दिए सर, 400 रुपए पे कर दिए, तो यहां पे आप माइनस कर देंगे, बचा कितना 860 बचा, कितना बचा 860। अब क्या हो गया, नया साल चालू हो गया। अब नया साल जो हमारा सेकेंड ईयर है उसमें प्रिंसिपल कितना होगा सर, प्रिंसिपल होगा 860, इंटरेस्ट कितना लगेगा सर 5%, कितना होगा 5% 86 का सर, 860 का 10% होगा 86, 5% होगा 43, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 3 और 3 6, 4 और 4 8, हाँ 43। चलिए इसको जब आप ऐड करेंगे तो सर ये हो जाएगा कितना, 3 6 और 4 10, 8 और 1 9, 903, ठीक है। अब इस 903 में से आपने फिर से 400 रुपए दे दिए, तो भाई कितने बचे 503 रुपए बचेंगे, ठीक है। अब तीसरे साल आपका प्रिंसिपल हो जाएगा शुरू में 503, क्योंकि आप पूरे साल के एंड में, देखो क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो आप क्योंकि तीसरे साल के अंत में पैसे चुकाने वाले हो तो तीसरे साल का भी इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन सर यहां तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही थी, आपने तो सिंपल इंटरेस्ट लगाया, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगाया है। देखो हमारा हर साल इंटरेस्ट ऐड होते जा रहा है, यहां पे भी इंटरेस्ट ऐड हुआ, उसके बाद ही इंटरेस्ट हमने फिर ही माइनस किया, यहां पे भी हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला फंडा क्या होता है, यही तो होता है कि हर साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे प्रिंसिपल में ऐड करते जाइए और नया प्रिंसिपल बनाइए, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट कितना सर 503 है तो 25.3 हो जाएगा, लगभग नहीं 25 दशमलव कितना, 503 का 10% होगा 50.3, उसका भी आधा करना है क्योंकि 5% है, तो 25.15 मान लो, है ना। चलिए इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको फाइनल ईयर में यदि यहीं पे सब खत्म करना है तो 5 और 3 8, 528 रुपए और 15 पैसे देने पड़ेंगे। क्या आपको ये समझ में आया, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। और क्योंकि यहां पे आप पूरा देने का मन बना चुके हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 528 रुपए पे करना पड़ेगा। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नहीं सर आसान सा प्रश्न उससे भी आसान जवाब। हमने किया यहाँ पे 528 को चिन्हित, एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो देखो हर बार है ना वो फॉर्मूले की तोप नहीं चलानी होती है, कभी कभी छोटी सी सुई से भी काम हो जाता है। आपने एकदम बेसिक फंडा यूज करके तीनों सालों का अलग अलग निकाल के अपना आंसर बता दिया। वहीं आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने का प्रयास करते तो शायद कुछ गलती हो जाती, क्योंकि हर साल ये जो 400 माइनस करना है आपको, इसके चक्कर में आप शायद नई इक्वेशन बनाने का प्रयास करते, फिर कुछ जोड़ते कुछ घटाते, उससे बेहतर आपने इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा सवाल क्रमांक 4, इन एग्जामिनेशन 52% कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है, 42% इन मैथ्स, ठीक है, एंड 17% इन बोथ। अब आपसे देखो पूछ क्या रहा है, गुगली यहां फेंकी कि भाई पास वाले पूछ रहा है, तो पहले कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं उनके बारे में जानकारी निकालते हैं। देखो मान लो क्लास में कैंडिडेट को हम बोल रहे हैं 100%, ठीक है, कितने बोल रहे हैं हम लोग 100% बोल रहे हैं, इसमें से 17% तो सीधे सीधे फेल है, तो उनके तो दोनों में पास होने का कोई चांस ही नहीं है।
तो ये 17% को हम क्या करेंगे, पहले ही घटा देंगे कि भाई साहब आप तो दोनों में फेल हो गए हैं, तो कृपया करके घर पे बैठी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर पढ़ाई करने में हेल्प चाहिए तो मैग्नेट ब्रेन्स देखिए। और क्या, चलिए 17% आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहां पे 10 की जगह आ जाएगा 9, यहां पे 10, 7 में से 10 गया 3, तो 83% विद्यार्थी बचे। लेकिन हमें ये 83% क्या है सर, ये एटलीस्ट एक एग्जाम में तो पास है, क्योंकि ये दोनों में फेल नहीं, मतलब किसी ना किसी में तो पास है। लेकिन हमें ऊपर तो पास वाले फेल वाले कैंडिडेट दिए हैं, तो हम पास वाले निकाल भी तो सकते हैं। किस तरीके से, देखो यहां पे इंग्लिश में यदि दो ही रिजल्ट पॉसिबल है, एक तो पास और दूसरा फेल। पास कितने हैं सर, फेल वाले हैं 52%, तो पास वाले कितने होंगे सर, कुल मिला के थे 100%, उसमें से 52 वाले हैं फेल, तो बचे कितने 48। लेकिन सर 17% तो दोनों में फेल थे ना। हाँ तो प्रभु, जो दोनों में फेल थे वो इसमें पहले काउंट हो चुके होंगे, आपको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो पास वाले कितने 48%। अब यहां पे मैथ्स में कितने, भाई मैथ्स में पास वाले और फेल वाले भी देख लेते हैं। तो भाई मैथ्स में फेल है 42% और पास कितने हैं वो आप कैसे पता लगाओगे सर, 100 में से माइनस करके। कितना होगा 100 में से माइनस करेंगे तो सर 100 में से माइनस करेंगे तो आएगा 58। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें अभी यहां पे फोकस किस पे करना है, पास वालों पे करना है। जरा फोकस करो पास वालों पे। सर इंग्लिश में 48% पास, ठीक है, मैथ्स में 58% पास, जोड़ के बताओ कितना होगा सर। इंग्लिश में 48% पास, मैथ्स में 58% पास, जोड़ के हो गए 8 और 8 16, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 और 4 9 1 10। कितने हो गए 5 और 4 9 और 1 10। अब यहां पे ध्यान देना, सोचने वाली बात यह है कि इसके हिसाब से 83% पास है, ठीक है। अब पास वाले कितने 83%, परंतु जब आपने इंग्लिश और मैथ्स के जोड़ के देखे तो 106% पास है 83% कुल मिला के पास है, और आप मैथ्स और इंग्लिश को जोड़ रहे तो 106% पास। सर गणित में ऐसा कैसे हो सकता है, गणित में ऐसा इसलिए हो सकता है कि ये जो गैप आ रहा है ना कि कितने लोग पास हैं, यहां पे के वो लोग इंक्लूडेड हैं जो कि पास हैं। अब भले एक में हो, दो में हो या फिर नहीं हो, तो सॉरी एक में हो या दो में हो, इस 106 में भी वही हो रहा है, ठीक है, कि आप किसी एक में या दो में पास है तो वो भी काउंट हो रहा है। और हमें क्या चाहिए, हमें दो में पास वाले चाहिए। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये वो लोग हैं जो दोनों में काउंट हो रहे हैं, मतलब डबल काउंटिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो आपने ये बोल दिया कि इंग्लिश में पास और गणित में पास, ठीक है, बट इसमें आपने एक्स्ट्रा वो भी जोड़ दिए जो इंग्लिश और गणित दोनों में पास है। तो इंग्लिश एंड गणित दोनों में पास है, तभी तो 106 हो गया, ये नहीं तो कैसे होता सर। यहां पे 83% वो है जो सिर्फ पास है, अब चाहे एक में या दो में, पास मतलब पास, ठीक है। यहां पे आपके वो लोग जो कि इंग्लिश और गणित दोनों में पास हैं, वो इंग्लिश वाले में भी काउंट हो गए हैं क्योंकि वो इंग्लिश में पास हैं, वो गणित वाले में भी काउंट हो गए क्योंकि वो गणित में पास हैं। लेकिन हमें ये दो जगह पे काउंट हो गए हैं, ये स्टूडेंट हो गए, दो बार गिन लिए गए, एक बार इंग्लिश में एक बार मैथ्स में। तो जो हम गैप है इसको सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं कि वो लोग कितने एक्स्ट्रा हैं जो कि दोनों में पास हो गए हैं। तो भाई 106 में से जब आप 83 माइनस करेंगे, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 2 गया 3, 23% विद्यार्थी ऐसे हैं, 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हैं। फिर समझना एक बार, हमने पहले क्या किया, हमने पहले यह पता लगाया कि भाई 17% विद्यार्थी ऐसे थे जो कि दोनों में फेल थे, मतलब कुल मिला के 100 में से 83% बच्चे पास है। अब वो एक में सब्जेक्ट में पास हो या दो में पास हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए हमारा ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि 83% पास है। जब हमने इंग्लिश और गणित का अलग अलग देखा तो इंग्लिश में 48% बच्चे पास थे, गणित में 58% बच्चे पास थे। और जब आपने इन दोनों को पासिंग वालों को जोड़ा तो 106% आ रहा था। और ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा था, क्योंकि भाई जो बच्चा इंग्लिश और गणित दोनों में पास है उसको तो यहां भी गिना गया होगा और यहां भी गिना गया होगा। भाई इंग्लिश की टीचर ने बोला मेरे सब्जेक्ट में तो पास है ना, मैं क्यों नहीं गिनूं। ऐसे ही गणित ने बोला मेरे सब्जेक्ट में भी पास है, मैं क्यों नहीं गिनूं। तो दोनों के मैं क्यों नहीं के चक्कर में जब प्रिंसिपल के पास रिजल्ट गई, इन्होंने बोला अच्छा बैठे थे 100 बच्चे, 17% वैसे ही फेल है, फिर भी 106 बच्चे पास। तो फिर उन्होंने जांच की तो पता चला कि इसमें वो बच्चे भी इंक्लूडेड हैं जो कि दोनों में पास हैं।
और वो क्या हो गए, दोनों में, इंग्लिश और मैथ्स दोनों में काउंट हो गए, तो हमें गैप जो मिल रहा है वो उन्हीं बच्चों का मिल रहा है, तो इसलिए हमने गैप को माइनस करके पता लगाया कि कुल मिला के 23% बच्चे ऐसे जो कि दोनों में पास हुए हैं। एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे उनका जवाब भी आ जाए। उनका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, मतलब हमारा और उनका जवाब सही है। हमने यहाँ पे सवाल को अच्छे से सॉल्व किया। स्क्रीन करेंगे अब हम क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 5 की ओर। क्या बोल रहा है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 3 times as much money at 5% as he had invested at 2% per annum simple interest। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन दो तरीके से। एक जगह पे उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है सर, एक जगह पे उन्हें मिल रहा है 2% इंटरेस्ट, जी हाँ बिल्कुल, और दूसरी जगह पे मिल रहा है 5%। ऑब्वियस सी बात है, जहां इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है वहां ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा। सवाल भी वही बोल रहा है कि भाई जहां 5% मिल रहा था वहां 3 गुना 3 times ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो मतलब अगर 2% पे x रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो 5% पे कितने किए होंगे सर, 3x किए होंगे। बहुत बढ़िया। यहां पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है तो ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो फिर भी थोड़ी और मेहनत लगती, पर सिंपल इंटरेस्ट तो और आसान है। इसके अलावा फर्दर, इसके अलावा ही इन्वेस्टेड 6000 एक्स्ट्रा, 6000 मोर, ठीक है। उन्होंने 6000 ज्यादा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए, कहां पे, 3% वाले पे। लेकिन सर 6000 किससे ज्यादा, 6000 मोर किससे ज्यादा, वो तो बताइए। तो वो यहां पे लिखा है देखो, देन ही हैड इन्वेस्टेड एट 2%, मतलब 2% पे जितना भी धनराशि इन्वेस्ट किया था उसमें 6000 और जोड़ दीजिए। मतलब अगर मान लो 2% पे 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो 6000 और मतलब कितना हो गया, 7000। अगर 2% पे 10,000 इन्वेस्ट किए थे तो 6000 और मतलब कितना हो गया, 16,000। तो इस तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो उन्होंने बेसिकली एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह पैसा इन्वेस्ट किया। कहां कहां पे सर, एक जगह जहां पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक जगह जहां पे 3% मिल रहा है, और एक जगह जहां पे 2% मिल रहा है। मान लो ये सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाल दिया, ये एफडी में डाल दिया, और ये कहीं और इन्वेस्ट कर दिया जहां पे रिस्क ज्यादा है। चलिए वो तो कोई बात की बात। अब 2% वाले को हमने क्या माना है, एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना है पैसा। तो 3% वाला कितना हो जाएगा सर, 6000 ज्यादा तो x प्लस 6000, और 5000 वाला कितना हो जाएगा सर, 3 टाइम्स मतलब 3x। क्या आपको यह समझ में आया कि कितने परसेंट रिटर्न वाला या कितने परसेंट आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला कितना धनराशि होगा, ये हमने कैसे निकाला, आपको समझ आ गया जी सर। अब आगे क्या दिया है देखो, आगे दिया है इफ द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम द 3 इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद तीनों इन्वेस्टमेंट से उन्हें कुल मिला के 980 रुपए की कमाई हुई, ठीक है। आपको क्या बताना, आपको कितना मनी इन्वेस्ट हुआ था ये बताना है। चलिए अब भाई यहां इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया था सर, 3 गुना किसका, एक्स का। कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%। कैसे निकालोगे सर, 5% ऑफ कितना, किसका, 3x, ऐसे ही होगा, यस सर। यहां पे आपके पास होगा प्लस इससे होने वाला इन्वेस्टमेंट, इससे होने वाला इनकम, प्लस इस वाले से होने वाला इनकम, कितना, 3% ऑफ किसका, x प्लस 6000, और साथ में प्लस होगा 2% किसका, केवल x का। और इन तीनों से होने वाली अलग अलग इनकम, अलग अलग इंटरेस्ट को जोड़ के कितना हो रहा है, 980 रुपए हो रहा है। क्या आपको यह समझ में आया जी सर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं कुछ आइडिया सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 5 और 3 हो जाएगा 15x अपॉन 100, प्लस यहां हो जाएगा 3x अपॉन 100, प्लस यहां पे जब 3 अपॉन 100 को आप 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, 6 तिया होता है 18, तो यहां हो जाएगा 1 8 और 1 2 3 जीरोस। लेकिन क्योंकि नीचे अपॉन 100 है तो वो जीरोस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, जिसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। यहां हो जाएगा प्लस 2x अपॉन कितना, 100। क्या आपको ये समझ में आया, आसान है, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए अब इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है सर, 980 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे सर, इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 शून्य यहां पे, 2 शून्य यहां पे कैंसिल, वो 180 है पूरा का पूरा वहां भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहां पे हम ऐड करेंगे 15x
प्लस 3x प्लस 2x होल अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना 980 माइनस 180। ये ठीक है, क्या बोला हमने 980 माइनस 180। ये कहां से आया, ये 180 यहां पे था, साइड चेंज करेगा तो वह माइनस हो जाएगा। अब 15 और ये हो जाएगा 20 अपॉन 100x और वहां आपको क्या मिलेगा, तो 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू इस तरफ आपको मिलना चाहिए 980 माइनस 180, 80 से 80 कैंसिल, 9 में से गया तो 8 बचेगा, 800। यहां पे आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 800 इंटू 5। ठीक है, कितना हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी सर 8 5 40, 4000। चलिए अब आपको मिल गई x की वैल्यू कितनी 4000। अब आप बाकी वैल्यूज निकाल लीजिए। तो देखो 2% पे आपने कितना इन्वेस्ट किया सर, 2% पे हमने इन्वेस्ट किया 4000, बिल्कुल ठीक। फिर 3% पे कितना इंटरेस्ट किया सर, 4000 प्लस 6000 मतलब कितना हो जाएगा 10,000, बिल्कुल ठीक है ना। और इस पे कितना किया 5% पे 4000 का 3 गुना, तो 4 3 हो जाएगा 12, तो हो जाएगा यहां पे 12,000, है कि नहीं, यही होगा ना। यस सर, क्या किया आपने सर, x की वैल्यू आई 4000, परंतु क्योंकि हमें टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना था तो 2% वाले पे x तो हमने लिखा 4000, 3% वाले पे उसमें 6000 ज्यादा जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10,000 और 3 गुना करने पे 12,000। टोटल जब आप ऐड करेंगे 4 2 6 1 और 1 2 तो 26,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हमने ऑप्शन डी पे यहां किया है अपने आंसर को मार्क। कैसे किया हमने, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करके और परसेंटेज का उपयोग करके हमने सवाल को सॉल्व किया कि जो मिनिमम वैल्यू थी जिसके संदर्भ में सारी बात हो रही थी कि भाई 5% पे कितना, तो 2% वाले से 3 गुना, अच्छा तो 3% पे कितना, तो 2% वाले से 6000 ज्यादा। तो हमने जो बेसिक वैल्यू थी जहां से पूरा कंपैरिजन शुरू हो रहा था उसको मान लिया x। उसके बाद हमने 5% वाले का अमाउंट निकाला, 3% वाले का निकाला, उनका इंटरेस्ट निकाला, ऐड करने पे कितना आएगा वो सवाल में दिया था। इस जानकारी को यूज करके हमने x की वैल्यू निकाली, जिसके बाद बाकी सारे इन्वेस्टमेंट भी हमने निकाल लिए। अब हम एक बटन दबाएंगे, स्क्रीन भी साफ हो जाएगी और हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। कंप्यूटर जी ये जादू दिखाइए। कंप्यूटर जी के हिसाब से आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। हमने भी मार्क किया था ऑप्शन डी, तो मतलब हमने और कंप्यूटर जी ने मिलके इस सवाल को सही सॉल्व कर दिया है। आपको भी कांग्रेचुलेशंस, कंप्यूटर जी को भी धन्यवाद। हमने स्क्रीन क्लियर कर दी है। मूव करेंगे सवाल क्रमांक 6 की ओर। यह वाकई में बहुत अच्छा सवाल है। अ शॉपकीपर परचेज्ड 300 पेन, कितने 300 पेन लिए आदरणीय दुकानदार महोदय ने। इसमें से जो उन्होंने क्या किया, सोल्ड 1 आउट ऑफ 4 पेन्स एट नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब अगर उन्होंने 4 पेन बेचे तो उनमें से 3 पेन पे उन्होंने प्रॉफिट कमाया और 1 पेन पे एक भी प्रॉफिट नहीं कमाया, एक भी रुपया नहीं कमाया। कितना, 1 पेन ऐसा था जिसमें उन्होंने अगर मान लो 2 रुपए में खरीदा है तो 2 ही रुपए में बेच दिया। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। चलिए अब वो क्या कह रहा है आपको कि भैया ही सोल्ड द रिमेनिंग पेन्स एट 20% प्रॉफिट। मतलब अब भाई जो ये 3 पेन जो आप बेच रहे हो, ऐसे कितने पेन है, कुल मिला के 300 पेन थे, तो उसमें से एक हिस्सा फ्री गया जो कि ये रहा 1/4, दूसरा हिस्सा बिका होगा ना, पैसे लिए होंगे, प्रॉफिट कमाया होगा, तो दूसरे हिस्से में कितना प्रॉफिट हुआ, 20%। आपको बताना है कि कुल मिला के कितना प्रॉफिट हुआ। मतलब ये जो आपने ये जो अच्छा इवेंट किया है कि 1 पेन बिना प्रॉफिट बिना लॉस के बेचा है, उसको मिला के आपको कितना प्रॉफिट हुआ। मान लो उन्होंने स्कीम रखी होगी कि भाई 3 पेन पे 1 पेन फ्री, तो यही तो हो गया कि 3 पेन पे प्रॉफिट कमाया, 1 पेन फ्री में दे दिया। चलो कहानी को हम लोग शुरू करते। कहानी हमारी शुरू ऐसे होगी कि पहले हम बंटवारा कर लेंगे, भाई कितने पेन मुनाफे में बिके और कितने पेन ना मुनाफे में ना घाटे में। तो भाई 300 पेन थे, इसके कितने हिस्से होंगे सर, 1 आउट ऑफ 4, तो मतलब 3 पेन आपने बेचे, पैसे कमाए, प्रॉफिट कमाया, 1 पेन आपने बिना प्रॉफिट कमाए दे दिया। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा 4 पेन में से 3 हिस्से, ये हो जाएगा 1 पेन कितने में से, 4 पेन में से। चलिए तो जब आप 3/4 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको जवाब मिलेगा 225, और जब आप 1/4 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको जवाब मिलेगा 75। तो भाई 225 पेन पर उन्होंने प्रॉफिट कमाया
और 75 पेन उन्होंने फ्री में बेच दिए। अब मान लो एक पेन का कॉस्ट प्राइस, वन पेन का कॉस्ट प्राइस इस कितना, वन पेन का कॉस्ट प्राइस मान लो 2 रुपए, ठीक है, 2 रुपए का पेन वाजिब दाम। चलिए तो अब इनका सीपी बताइए इन 225 पेनों का। सर इनका सीपी होगा 225 का डबल अर्थात 450। चलिए ठीक है, 225 का डबल मतलब कितना, 450, 25 का डबल, 2 का डबल 4, यहां पे इनका हो जाएगा 150। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, इंटू 2 करने पे 600 रुपए। चलिए अब ये जो 450 वाले पेन है, मतलब जो 450 कॉस्ट प्राइस है, इस पे कितना प्रॉफिट है सर, इस पे प्रॉफिट है 20% का। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है 20, प्रॉफिट का अमाउंट कितना हो जाएगा निकालो, 20%। सर 20% होता है 1/5, तो 450 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 90। कितना प्रॉफिट हुआ उनको, 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ इन पेन्स पे, ठीक है। अब ये 90 रुपए का प्रॉफिट तो इन पेन पे हुआ, बट हमें 90 रुपए का प्रॉफिट एक्चुअली कितने पेन पे हुआ है, सर हमें 90 रुपए का प्रॉफिट एक्चुअली हुआ है 300 पेन पे, क्योंकि इनसे तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है ना। तो हमारा कुल मिला के प्रॉफिट कितना, 90 रुपए, हमारी कुल मिला के कॉस्ट कितनी, 600 रुपए। क्या हमें जब प्रॉफिट और कॉस्ट निकाल पता हो तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं? जी हां सर बिल्कुल भाई, 90/600 इंटू 100, यहां पे शून्य से शून्य कैंसल, 6 1 जा, और आई थिंक 6 15 जा हो जाएगा 90, तो 15% आपका होगा प्रॉफिट। कितना होगा, 15% प्रॉफिट। एक बार दोबारा समझना, हुआ क्या, हुआ ये कि 300 पेन खरीदे गए, तो पैसे कितने पेन के दिए गए, 300 पेन के कितने, 600 रुपए। पर जब पेन बेचने की बात आई तो दुकानदार ने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बोल दिया कि भाई मैं 3 पेन पे 1 पेन फ्री दे रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1 आउट ऑफ 4 पेन पे नो प्रॉफिट नो लॉस, जो पेन फ्री दिया होगा उस पर थोड़ी कुछ मुनाफा हुआ, ठीक है। तो 3 पेन पे 1 पेन फ्री दे रहा हूं, मान लो उन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। अब यदि वो 3 पेन पे फ्री 1 पेन फ्री दे रहे हैं तो कितने पेन पे उनको मुनाफा होगा, तो भाई 3 ही पेन पे मुनाफा होगा। तो 300 में से ऐसे कितने पेन होंगे, 225, तो कितने पेन फ्री दिए गए होंगे भाई, 75, ठीक है। अब इन 225 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी, तो हमने मान लिया एक पेन के 2 रुपए थे खरीदते वक्त, तो उन्होंने खरीदते वक्त 600 रुपए खर्चा किया, और बेचते वक्त कितना प्रॉफिट कमाया सर, बेचते वक्त प्रॉफिट कमाया 20%, लेकिन कितने पेन पे, केवल 225 पेन पे। तो 20% प्रॉफिट किस पे अप्लाई होगा, केवल ये 225 पे। वही हमने क्या, पहले कॉस्ट प्राइस निकाली फिर प्रॉफिट निकाला। तो ये जो प्रॉफिट है 90 रुपए का, ये कमाया आपने 225 पेन के थ्रू, पर ये आपको 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितना खर्चा करने पे, 600 रुपए करने पे। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो भाई 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 600 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, आपने निकाला परसेंटेज 15%, ठीक है। यहां पे हमने 450 से क्यों नहीं डील किया, क्योंकि प्रभु ये हमने खर्चा 600 किया था, कमाई इतने पे, वो बात और है, ये तो हमारी स्कीम थी। तो जहां पे उनको पहले 20% प्रॉफिट हो रहा था, असल में कितना प्रॉफिट हुआ, 15% हुआ पूरा खर्चा करने पर। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। चलिए हम यहाँ पे एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई करवा लेते हैं, हमारा जवाब ऑप्शन ए सही आ रहा है, मतलब कंप्यूटर जी के हिसाब से हमने सवाल सॉल्व सही किया है, आपका भी यही जवाब आया होगा, ऐसी हमारी आशा है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 7, हाउ मच परसेंटेज अबव, ठीक है, द कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा, कितना परसेंटेज ज्यादा आपको मार्क्ड प्राइस रखनी है, ठीक है। शॉपकीपर मार्क मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस कितनी रखनी है कि 20% आप डिस्काउंट देंगे, उसके बाद भी 10% गेन होगा। क्या बोल रहा है आपसे कि आपको क्या करना है कि आपको आपकी मार्क्ड प्राइस डिसाइड करनी है, ठीक है। अब आपने क्या डिसाइड किया कि मैं हर एक चीज पे ज्यादा नहीं, केवल 10% कमाऊंगा, ठीक है। लेकिन ग्राहक को खुश करने के लिए मैं हर बार 20% का क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि सर 20 और 10 कितना होगा, 30%। सर सीधे सीधे 30% बढ़ा दो, नहीं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जो मार्क प्राइस होती है वो ज्यादा होती है, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का 20% कम हो जाएगा और मार्क्ड प्राइस का 20% ज्यादा हो जाएगा, तो आपको वहां पे लॉस हो सकता है। इसीलिए आपको, क्योंकि आपका मार्क प्राइस ज्यादा रहेगा,
परसेंटेज सीधे सीधे 20% नहीं होगा, कुछ और होगा। मान लो हम लोग यहां पे कहानी शुरू करते हैं, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? अब सर गेन परसेंट है 10, 100 का 10% निकालोगे तो 10 ही आएगा, तो आपकी सेलिंग प्राइस होगी 110, ठीक है। अब मान लो आपकी मार्क्ड प्राइस है X, उसमें से आपने 20% माइनस कर दिया, तब जाके वो चीज 110 की बिकी है, ठीक है। क्या किया आपने? आपने आपके मार्क प्राइस में से 20% माइनस किया, 20% डिस्काउंट दिया, तब जाके वो चीज 110 की बिकी है, ठीक है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप कह रहे हो ना 20 और 30 अगर जोड़ देंगे तो 30% सीधे सीधे हो जाएगा। तो मान लो आपकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, आपने 30% जोड़ दिया 130 रुपए। अब करो उस पे ट्रांजैक्शन। सर 130 पे आपको देना है 20% डिस्काउंट, तो हो जाएगा 26 रुपए। 104 कमाने कितने थे? 110, कमाए कितने? 104। ये तो नुकसान हो गया ना। इसीलिए सीधे सीधे एडिशन नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसमें हमें गणित लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कैसे गणित लगाएंगे कि भैया देखो, जो भी आपकी मार्क प्राइस है उसको मान लो X, उसमें से 20% माइनस कर दो, तो 110 रुपए की चीज बिकनी चाहिए, ठीक है। अब ये सोचो मार्क प्राइस कितना होगा, ये हम निकालेंगे, तो X माइनस 20% मतलब 1/5X इज इक्वल टू 110। आपने लिया एलसीएम, तो 5X माइनस X अपॉन 5 इज इक्वल टू 110। तो यहां पे हो जाएगा 4X इक्वल टू 110 इंटू 5। जी सर, X की वैल्यू हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी 550, क्योंकि आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 4 करिए। सर 4 1 जा 4, वेरी गुड, बहुत अच्छी मैथ से आपकी। 15 हो जाएगा, कितना? 4 3 जा 12, वेरी गुड। कितना बचेगा सर? 30 बचेगा। 4 7 जा 28, बहुत बढ़िया। और यहां पे 0.5, तो 137.5, मतलब आपकी मार्क प्राइस कितनी होनी चाहिए? आपकी मार्क प्राइस होनी चाहिए 137.5, ना कि जो हम बहस कर रहे थे कि 130। अब इस पे आप 20% डिस्काउंट दो तो भी आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में 10% का प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। तो अब चीज थी कितने की? 100 रुपए की। आपने मार्क कितने पे की? 137.5 पे। कितना एक्स्ट्रा? 37.5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका उत्तर हो जाएगा कि इतने परसेंट ज्यादा मार्क करो। केवल सीधे सीधे 20 और 10 30 जोड़ के करेंगे तो घाटा हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको यह समझ में आया? इस केस में आपको बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। इसका आप 20% निकालिए, उसको माइनस कीजिए, आपकी सेलिंग प्राइस 110 ही आएगी। तो आपका प्रॉफिट, आपका कॉस्ट प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस, आपका मार्क प्राइस सब उसी प्रकार है जिस तरीके से आपको चाहिए था, ठीक है। एक बार हम कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे हमारा जवाब वेरीफाई कर दे। ऑप्शन डी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है, तो मतलब हमने इस सवाल को सही सॉल्व किया है। चलिए यहां पे हमने किया स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 8 की तरफ। ये भी अच्छा सवाल है, इसमें कक्षा 8वीं का कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। चलिए सवाल क्रमांक 8 क्या बोल रहा है आपसे? कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली। ये वर्ड आप कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, एक ही चैप्टर आता है, शायद 13th या 14th चैप्टर, जहां पे आप डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ते हो, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया। एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इसका क्या मतलब होगा? सर जो भी उसका वेट है उसके स्क्वायर के हिसाब से डिसाइड होता है चीज की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। मतलब जो भी आपका वेट है उसके स्क्वायर के हिसाब से डिसाइड होता है कि कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है आगे? अ डायमंड वेज 10 डेसीग्राम, ठीक है। अब एक डायमंड के बारे में क्या जानकारी दी है कि वेट है कितना? 10 डेसीग्राम, डीजी लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। और उसकी कॉस्ट कितनी है? 8000, ठीक है। अब यदि आप ऐसे देखें, जो हमने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से क्या बोल रहा है वो, कि भाई जो भी वेट है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, उससे डिसाइड होता है आपकी कॉस्ट कितनी होगी। तो यहां पे 10 डेसीग्राम वाले की कॉस्ट कितनी है? 8000 है, ठीक है। तो सिर्फ वेट के स्क्वायर से डिसाइड होता है, केवल वेट से नहीं, ठीक है। तो मतलब वेट के स्क्वायर में और कॉस्ट में कुछ रिलेशन है, कुछ संबंध है, कुछ ऐसा होता होगा। अच्छा कितने का है? 10 ग्राम का, तो इसका वेट कितना, इसका वेट कितना होगा स्क्वायर करने पे? 100, ठीक है। अब 100 में
100 के हिसाब से आपके कॉस्ट डिसाइड होगी। मान लो अगर वो बोलता है कि 1 डेसीग्राम के हम आपको देंगे 2 रुपए, ठीक है, तो 100 डेसीग्राम स्क्वायर हो गया, 1 के 2 रुपए कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि भैया जो भी वेट था उसका स्क्वायर और कॉस्ट में कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन हम कैसे निकालते हैं सर, ये प्रोपोर्शनैलिटी है तो मतलब पक्का है इसमें कुछ ना कुछ यहां पे कांस्टेंट टर्म होगा कि भाई जिससे डिसाइड होगा कि कितने वेट पे कितना कॉस्ट होता है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। ठीक है, तो यहां पे आपको मिलेगा 100 इंटू के इक्वल्स टू 8000। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000 डिवाइड बाय 100 मतलब कितना हो जाएगा, 80। मतलब जो भी वेट है, कैसे अगर निकालना है कॉस्ट कितनी होगी, तो क्या फॉर्मूला है, क्या फंडा है कि जो भी वेट है उसका स्क्वायर करो, उसमें 80 का मल्टीप्लाई करो, आपको कॉस्ट मालूम चल जाएगी। अगर 10 ग्राम है तो भाई 10 ग्राम का स्क्वायर करो इंटू उसका 80 रुपीज, 80 का वो है पैरामीटर, या फिर ऐसे कहते हैं ना 1 का 10 रुपए, तो यहाँ पे 1 का कितना है, 80 है, तो 1 डेसीग्राम स्क्वायर का 80 है, यहां पे 100 डेसीग्राम स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? अब इसके बेसिस पे हम सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। इफ इट ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस, यदि ये डायमंड जो है वो 2 पीसेस में बट गया, तो आपका जो वेट है वो किस रेशियो में बढ़ गया, भाई 2 पीस होंगे तो दोनों बराबर तो होंगे नहीं, तो आपका वो 10 ग्राम का जो पीस था, जो 10 ग्राम का जो पीस था वो 2 पीस में बढ़ गया 3:2 के रेशियो में। ठीक है, मतलब ये वाले पीस के पास 3 हिस्से, उसके पास 2 हिस्से। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6 डेसीग्राम और ये हो जाएगा 4 डेसीग्राम, क्योंकि भाई गिरने पे सीधे सीधे तो ऐसे बराबर के 2 हिस्से नहीं होंगे, एक हिस्सा थोड़ा बड़ा है जिसका वेट है 6 डेसीग्राम, दूसरा हिस्सा थोड़ा छोटा है जिसका वेट है 4 डेसीग्राम। ठीक है, चलिए, तो ये आपको वेट मिल गया। अब आपको क्या बताना है कि भाई उसको लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, तो हम पता लगा लेते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लॉस हुआ या फिर नहीं हुआ है। चलिए, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो सर अगर 6 ग्राम वाले की कॉस्ट निकालनी है तो 6 डेसीग्राम वाले की कॉस्ट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 6 स्क्वायर इंटू 80, क्योंकि वेट को कॉस्ट से जोड़ने वाला जो हमारा फैक्टर है, जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, 80 है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, उसमें मल्टीप्लाई करना है 80, तो यहां पे 6 8 जा 48, 8 यहां 4 ऊपर, 8 तिया 24 और 4 हो जाएगा 28, तो 2880 रुपए हो जाएगी उसकी कॉस्ट। ठीक है, दूसरे वाले की जो 4 डेसीग्राम वाला है उसकी होगी कितनी भाई, 4 स्क्वायर इंटू 80, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इंटू 80 करेंगे यदि हम, तो यहां पे हो जाएगा 6 8 जा 48, 8 यहां 4 ऊपर, ठीक है, 8 1 जा 9 10 11 12, तो 1280, यहां पे 0 8 और 8 16, 8 और 2 10 11, 2 और 1 3 4, 4160, कितना, 4160। तो जो 8000 का डायमंड था वो 2 टुकड़ों में बंटने के बाद कितने का हो गया, 4160 का। इसलिए डायमंड को क्या बोलते हैं भाई, संभाल के रखो, टूटना नहीं चाहिए, टूट जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके वेट, भाई देखो डायमंड का क्या होता है, ऐसे कोई सिंपल परत थोड़ी, वो तो पत्थर है, तो पत्थर एक क्या है, पत्थर एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो 3D ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या होता है, आपको डायमेंशन चेक करने पड़ते हैं, कितना सरफेस एरिया, कितना उसका वेट है, तो इसलिए आप स्क्वायर लेते हो। ठीक है, तो यहां पे आप अगर ध्यान देंगे कितना हो गया आपकी कॉस्ट, 4160, पहले कितनी थी 8000, अब कितनी हो गई 4160, कितना घाटा माइनस कर लीजिए सर, 8 की जगह 7, 10 की जगह 9, यहां पे 10, तो 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 7 में से 4 गया तो 3, तो ऑप्शन ए 3840 रुपीस का घाटा हुआ है। यहां पे आपको सवाल समझ में आया कि भाई डायमंड की कॉस्ट या डायमंड का जो पैसा है, डायमंड की जो वैल्यू है वो किस पे बेस होती है, उसके वेट के स्क्वायर पे। ठीक है, जितना ज्यादा उसके वेट का स्क्वायर होगा, केवल वेट नहीं, वेट का स्क्वायर, उतनी ज्यादा कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे 10 डेसीग्राम का था तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 8000 थी। इसको यूज करके हमने ये पता लगाया कि किस हिसाब से पैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको 10 का पता है तो भाई 1 का पता होना चाहिए ना, कि अगर 1/1 का होगा तो कितना होगा, तो क्या होगा भाई 80 रुपए का हो जाएगा, मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर 1/1 का है तो। ठीक है, इस हिसाब से जब वो डायमंड टूटा तो उसके 2 हिस्से हुए,
दोनों हिस्सों की आपने अलग अलग वैल्यू निकाली, अलग अलग कॉस्ट निकाली, दोनों हिस्सों की वैल्यू अलग अलग करने पे आपके पास आई 4160, लेकिन वो कितनी कम थी, 8000 से बहुत कम थी, तो आपने माइनस करके पता लगाया कितना नुकसान था। इसलिए डायमंड का जितना बड़ा पीस होता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए 3840 आएगा हमारा लॉस। एक बार हम कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं, उनका जवाब भी आ रहा है ऑप्शन ए, तो मतलब हमने और उन्होंने सही तकनीक से सॉल्व किया है। आपको भी ये तकनीक समझ आई होगी ऐसी हमारी आशा है। चलिए थोड़ी सी यहां पे हम करेंगे साफ सफाई, और अगला चरण है मेरे भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी जानकारी, जो कि है हमारी वेबसाइट के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब हमने आपके लिए एकदम बढ़िया से रेडी करके तैयार करके रखी, आपको सिर्फ उस पर पढ़ाई करना है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि प्रभु हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब का जो चैनल है उस पर हजारों वीडियोस हैं। मतलब अगर अभी आप देख रहे हैं तो अभी हर सेकंड हर एक घंटे में नए नए वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं, तो कहीं आपके काम के सेशंस, आपके काम के लेक्चर्स गुम ना जाएं, ये हमें टेंशन हो रही थी हमें थोड़ी सी। इसलिए हमने क्या किया, हमने आपका जो क्लास वाइज कंटेंट है उसे डिवाइड कर दिया। भाई आप कक्षा 10वीं में है तो आपके लिए अलग से एक टैब है, वहां पे आपको 10वीं संबंधित सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको एनटीएससी पढ़ना है, उसका टैब अलग से है, तो उसके वहां पे एक ही जगह पे आपको सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। आपको बस वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स का यदि किया तो मैथ्स का जैसे आप खोलेंगे आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है कि किस चैप्टर में कितने सेशंस हैं और आप कैसे इन्हें कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो ड्यूरेशन भी दी है, तो आप अपने हिसाब से, अपने एग्जाम के हिसाब से, जब भी आपको पढ़ना है अपनी हफ्ते की प्लानिंग के हिसाब से आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सेशन खुल जाते हैं, हूबहू आपके वही टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जो आपको वहां पे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं वो यहीं पे सिखा रहे हैं। बस खाली एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, कि ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई नोटिफिकेशन है, केवल और केवल पूरा ध्यान किस पे रहेगा, आपका पढ़ाई पे रहेगा। तो आपके भटकने के जो चांसेस हैं, जिसमें आपकी गलती नहीं होती है, गलती यूट्यूब की होती है, वो वाला नहीं होगा। ठीक है, एंड इसी के साथ हम आ गए हमारे सेशन के एंड पे। इस सेशन में हमने क्या देखा, एनटीएससी की 60 एग्जाम स्टेज 1 में जो गणित है, हमारा मैथ्स है, उसकी हम तैयारी कर रहे थे। ये थी हमारी डीपीक्यू शीट 7 का सॉल्यूशन। अगले सेशन में आपको कुछ नया सिखाया जाएगा, ऐसी हमारी आशा है। एक चीज और, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगर ऐसे सहेज के रखोगे, छुपा के रखोगे तो फिर खत्म हो जाएगा एक दिन। ठीक है, बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत सारी मेहनत करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।